Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी को लेकर, जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। देखिए, हमारे जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं एल के आडवाणी जी, इनको यहाँ पर अवार्ड किया गया है भारत रत्न, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। चूँकि हम पर्टिकुलर रत्न के बारे में इसके पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं बहुत अच्छे से, जब कर्पूरी ठाकुर जी को यहाँ पर इससे ऑनर किया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में अगर हम बात करें तो आपका जन्म यहाँ पर 8 नवंबर 1927 को हुआ था। आप एक बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल फिगर है जब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, और साथ ही इन्होंने 7th डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में 2002 से लेकर 2004 तक सर्व किया था। साथ ही अगर हम बात करें तो इनको सबसे अत्यधिक जाना जाता है कि ये को फाउंडर है बीजेपी के, और साथ ही आरएसएस के स्वयं सेवक के नाम से भी ये स्वयं सेवक के रूप में भी बहुत ज़्यादा जान पहचान इनको हासिल है। साथ ही इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, जहां पर जब हम बात कर रहे हैं 1984 के इलेक्शन की, जहां पर बीजेपी एक लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बनकर उभरी थी लोकसभा में 1996 में, जहां एक समय केवल 2 सीट्स हुआ करती थी, और उसकी काया पलट करके एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड करने का जो बहुत बड़ा श्रेय है वो भी लाल कृष्ण आडवाणी जी को ही जाता है। चलिए आगे अगर हम बात करें भारत रत्न के बारे में, तो एक बहुत ही शॉर्ट सा समरी आप यहाँ पर ले लीजिए कि भारत रत्न को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में, और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें तो प्रेस्टिजियस ऑनर हो जाता है, जो किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी रेस से हो, ऑक्यूपेशन से हो, किसी भी पद पर हों, किसी भी जेंडर से हों, यहाँ पर उनको ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर उनके अचीवमेंट्स को ध्यान में रखते हुए रिकॉग्निशन दिया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में एक्सेप्शनल सर्विसेज करने के लिए, हाईएस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए, या फिर ह्यूमन एंडेवर के लिए हाईएस्ट ऑर्डर में काम करने को लेकर एक्नॉलेज करते हुए यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी फॉर्मल रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है, और प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के आधार पर अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट इस अवार्ड को प्रत्येक साल, अगर हम देखें तो 26 जनवरी के आसपास अनाउंस कर देते हैं। एनुअल अवार्ड है, और मैक्सिमम इसकी लिमिट 3 लोगों को प्रत्येक साल में यह दिया जा सकता है। कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर एक सनद सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर आपको देखने मिलेंगे, और एक डिस्टिंक्टिव मेडल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर हम दूसरे अवार्ड्स के मुकाबले इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर किसी भी तरीके का मॉनेटरी ग्रांट नहीं दिया जाता। दैट मीन्स ये अपने आप में सिंबॉलिक है इसके प्रेस्टिजियस नेचर को लेकर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 18 क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोहिबिट कर देता है किसी भी व्यक्ति को कि वो किसी भी तरीके से प्रीफिक्स या सफिक्स में भारत रत्न का उपयोग नहीं करेगा। ओके, हाउएवर रिसिपेंट्स को अलाउ होता है कि वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने रिकॉग्निशन को बाय स्टेटिंग अवॉर्डेड भारत रत्न बाय प्रेसिडेंट और रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न और देयर बायोडेटा, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड एक्सेट्रा। हालांकि इसको प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर आपको इस मेडल को देखना हो ये किस तरीके से दिखता है तो इट लुक्स लाइक दिस। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छे आर्टिकल के बारे में। डस्टेड अपोलो को पहली बार हिमाचल के चंबा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया है। डस्टेड अपोलो, जिसे पैरानीसियस स्टेंसिमोसस के नाम से जाना जाता है, जो कि एक रेयर हाई एल्टीट्यूड बटरफ्लाई है। इसको यहाँ पर फोटोग्राफी करते टाइम हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर इसको कैप्चर किया गया है, दैट टू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ओके, आगे अगर हम बात करें तो ये जो डिस्कवरी है ये सितंबर 2023 का जो मनी महेश लेक है इन चंबा, दैट वाज सेपरेटेड बाय दी गजेंद्र वर्मा एंड सॉरी, जिसको यहाँ पर गजेंद्र वर्मा और अविनाश ठाकुर यहाँ पर जब इसको घूमते हुए इसका विजिट किया, यहाँ पर जो कि फॉरेस्ट गार्ड है चंबा फॉरेस्ट सर्कल हिमाचल प्रदेश के, इसकी डिस्कवरी उस समय इसको स्पॉट किया गया था, फाइनली इसकी फोटोग्राफ को कैप्चर कर लिया गया है।
आगे अगर हम बात करें तो ये जो डस्टेड अपोलो है ये एक स्पीशी है जिसको आइडेंटिफाई किया गया था 1890 के दौरान में। ठीक है, आगे वहीं अगर हम देखें ये अपनी रेयरिटी के लिए जानी जाती है। हाई एल्टीट्यूड रीजन जैसे लद्दाख से लेके वेस्टर्न नेपाल में हमें ये देखने के लिए मिलती हैं। साथ ही ये केवल और केवल हाई एलिवेशन एरिया विच इज़ दी 3500 टू 400 मीटर इनर हिमालयन रीजन्स में आपको घूमती हुई दिखाई देंगी। आगे अगर हम बात करें तो ये जो बटरफ्लाइज होती हैं ये एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिजेम्बलेंस दिखाती हैं लद्दाख बैंडेड अपोलो के द्वारा, बट यहाँ पर इनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है क्योंकि इनका जो डिस्कल बैंड होता है ऑन इट्स अपर फोर विंग और इसके नैरोअर डार्कर मार्जिनल बैंड हो जाते हैं ऑन हैंड विंग, ये यहाँ पर आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगे। ये जो साइटिंग है रेयर स्पीशी की, इसी के साथ आपको एक और रेयर स्पीशी विच इज़ द रीगल अपोलो भी यहाँ पर आइडेंटिफाई हुई है, जो कि इस अपोलो बटरफ्लाई रीजन, इस अपोलो बटरफ्लाई अगर हम स्पीशी की बात करें तो इसमें बहुत अत्यधिक योगदान देगी। 5 आउट ऑफ 11 अपोलो बटरफ्लाई स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो इनको अभी तक की डेट में हिमाचल प्रदेश में रिकॉग्नाइज किया जा चुका है और साथ ही इन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत भी यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया गया है। चलिए बात करते हैं मणिमहेश लेक के बारे में कि आखिर ये क्या है, कहाँ पर है, लोकेशन है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए ये एक ब्यूटीफुल सा इमेज आपके सामने है। मणिमहेश लेक की बात करें तो एक एल्पाइन लेक है जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। अगर हम बात करें तो धौलाधार रेंज के पास आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी लगभग 4080 मीटर की ऊंचाई पर। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की बात करें तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस, कल्चरल इंपॉर्टेंस इसका बहुत ज़्यादा है। हिंदू माइथोलॉजी में इसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है। क्यों? क्योंकि इसका जो नाम है मणिमहेश, ये जो भगवान शिव हैं उनके नाम के आधार पर रखा गया है। दैट मीन्स भगवान शिव का वो रूप जो कि केव के आसपास यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे अगर हम बात करें तो एक मणिमहेश यात्रा भी यहाँ पर लगाई जाती है जो कि डिवोटीज जो हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर आते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इस तरीके से भी हो जाती है कि ये मानसरोवर जो लेक है बिल्कुल उसके पास ही आपको देखने के लिए मिलेगी। आसपास आपको सराउंडेड कैप्ड पीक्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि मणिमहेश कैलाश पीक भी इसका अपने आप में एक डिस्टिंक्टिव फीचर देखने के लिए मिल सकता है। विद दिस इमेज यू कैन अंडरस्टैंड हाउ ब्यूटीफुल दिस पर्टिकुलर लोकेशन इज। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। हमें बात करना है अमोनिया एमिशन थ्रू फर्टिलाइजर मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए एक स्टडी पब्लिश हुई है जनरल नेचर में जहाँ पर मशीन लर्निंग के थ्रू एक एस्टिमेशन लगाया गया है कि अमोनिया का जो एमिशन है फ्रॉम ग्लोबल राइस, व्हीट एंड मेज क्रॉप, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। इन सारी चीज़ों को यहाँ ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की स्टडी की गई है। ये जो रिसर्च है ये यहाँ पर कंडक्ट की गई थी बाय दी याई जेंग फ्रॉम दी सदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यहाँ पर पता चला है कि इफेक्टिव फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के द्वारा जो स्टेपल क्रॉप्स में यहाँ पर किया जाता है, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में एमोनिया का जो एमिशन है जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है, इसे लगभग 38% तक कम किया जा सकता है। ये जो डेटा सेट है ये लगभग 2700 ऑब्जर्वेशन फैसिलिटीज से यहाँ पर कंडक्ट किया गया है और जिसके थ्रू एक चीज़ पता चल रही है कि एमिशन किस तरीके से यहाँ पर कम होता जा रहा है। ये जो स्टडी है इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम एक ऑप्टिमाइज स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई कर सके, एक एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइजर्स का यहाँ पर क्रिएट किया जा सके और किस तरीके से फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से हम सॉइल कंजर्वेशन एज वेल एज अमोनिया के इमिशन को यहाँ पर रोक सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्यों है, हम क्यों बात कर रहे हैं कि हमें अमोनिया के एमिशन को यहाँ पर कम करना है। तो देखिए ग्लोबल अमोनिया एमिशन की बात करें तो ये 4.3 टेराग्राम्स के आसपास यहाँ पर पहुँच चुका है, या फिर आपको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये 4.3 बिलियन किलोग्राम 2018 में था। वहीं 51 to 60% एंथ्रोपोजेनिक अमोनिया का एमिशन आपको क्रॉप कल्टीवेशन जैसे राइस, व्हीट, मेज के कंट्रीब्यूशन की वजह से देखने के लिए मिलते हैं। इसकी वजह से एक और चीज़ नोटिस की गई कि अगर मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल किया जाए तो अमोनिया का जो आउटपुट है, जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इसका जो इम्पैक्ट है उसको यहाँ पर कम
किया जा सकता है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्रॉप स्पेसिफिक अगर हम इनके कंट्रीब्यूशन को देखें तो देखिए राइस से अकेला आप यहाँ पर देखेंगे तो 47% तक का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। मेज और वीट यहाँ पर 27 और 26% का एक पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन करते हैं। चलिए बात करते हैं अमोनिया के बारे में। ये इतनी ही चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी थी, इससे ज़्यादा डिटेल में जाना आपके लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। चलिए अमोनिया के बारे में बात करते हैं। NH3 जो कि एक कलरलेस गैस है, पंचेंट ऑर्डर होता है इसका ये एक नाइट्रोजन के केवल सिंगल एटम बॉन्ड और हाइड्रोजन के 3 एटम से मिलकर बनी होती है। क्रूशियल कंपाउंड होता है अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेस में और कहीं ना कहीं एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट के रूप में देखने के लिए मिलती है फर्टिलाइजर्स में। सोर्सेज की बात करें तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी लगभग 51 से 60% तक का जो अमोनिया है वो केवल और केवल हमारी जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं जैसे क्रॉप लाइक राइस, वीट, मेज, इनकी वजह से देखने के लिए मिलता है। दूसरा एनिमल वेस्ट, यूरिन की वजह से आपको एमिशन देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंब्यूशन प्रोसेस हो गए, यहाँ पर भी अमोनिया का बहुत ज़्यादा रिलीज एनवायरनमेंट में देखने के लिए मिलता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो इस अमोनिया की वजह से जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट है ये यहाँ पर ख़राब हो जाता है। एल्गी ब्लूम नेगेटिव इफेक्ट आपको एक्वेटिक लाइफ पर देखने के मिलता है। साथ ही अमोनिया की वजह से आप देखेंगे तो एक हमारे इकोसिस्टम पर बहुत इम्पैक्ट होता है। सॉइल एसिडिफिकेशन हो जाता है, न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो जाते हैं, प्लांट्स, माइक्रोबियल कम्युनिटीज़, इन सभी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। अलॉन्ग विद दैट ह्यूमन हेल्थ की अगर हम बात करें तो एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी हेल्थ, ह्यूमन और एनिमल हेल्थ यहाँ पर इम्पैक्ट होती हैं। चलिए बात करते हैं हम रिपीटेटेड अरेस्ट को लेकर, जो कि फिशरमैन से हमारे तमिलनाडु और पुडुचेरी के, इनको बार बार अरेस्ट कर लिया जाता है श्रीलंकन नेवी के द्वारा पाक बे में, जिसकी वजह से इनको कई बार ऐसा मान लिया जाता है कि ये अटैक करने के उद्देश्य से आए थे और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है दोनों कंट्रीज़ में, स्पेशली इंडिया के जो फिशरमैन्स हैं उनको लेकर। अगर हम यहाँ पर बात करें, इंडियन फिशरमैन्स ओकेजनली एंटर करते हैं श्रीलंकन वाटर्स में, जिसकी वजह से आप कई बार देखेंगे वो इम्पॉर्टेंस क्यों है, देखिए लाइवलीहुड अर्न करना, मछलियाँ पकड़ना यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे में जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है इनके द्वारा यहाँ पर इनको अरेस्ट कर लिया जाता है इस उद्देश्य से कि भाई शायद ये किसी तरीके का थ्रेट है, आप यहाँ पर वाटर उल्लंघन कर रहे हैं और आप जाके इनकी पर्टिकुलर क्षेत्र में पहुंच गए हैं। अब इसका आप एक सबसे बड़ा उदाहरण ले सकते हैं कि अभी रिसेंटली ही 223 फिशरमैन्स को यहाँ पर रिटेन कर लिया गया है। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो 69 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया जा चुका है। ऐसे में जुडिशियल कस्टडी को लेकर, रिलीज ऑफ फिशरमैन को लेकर, कॉन्फिस्केशन ऑफ वेसल्स, फिशिंग नेट्स, इन सभी को लेकर लगातार एक कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस हमारी फिशिंग कम्युनिटी में हमें देखने के लिए मिल जाता है। देखिए यूजुअली अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल चैलेंज जो तमिलनाडु मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1983 की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शन देखने मिले, जहां पर बोला गया कि मैकेनाइज्ड जो फिशिंग बोट्स हैं उनको 3 नॉटिकल माइल से दूर जाकर यहां पर काम करना अलाउड नहीं होगा। अब एक तरफ जब इंडिया बात करता है कि देखिए हमारी कमिटमेंट है, हम पाक बे के आसपास हम यहाँ पर डीप सी फिशिंग को प्रमोट कर रहे हैं, हम ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम लेकर आ रहे हैं, साथ ही हम इन अगर एग्जिस्टिंग चैलेंजेस की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में इशू हमें देखने मिलता है कि हाउ वी गोना टैकल दीज इशूज़। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 2015 में बहुत क्लियरली स्टेट किया था कि जो फिशिंग का टेंशन है उसे कंट्रीज़ को एक ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न के रूप में देखना चाहिए, एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच यहाँ पर रखनी चाहिए, ना कि हम किसी वॉर की तरह यहाँ पर फिशरमैन्स को ट्रीट करें। और इसी के कारण जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन फिशरीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था 2016 में, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि एक बाइन्यूअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स यहाँ पर कंडक्ट की जाए। हालांकि अभी तक 2016 से 2022 तक की अगर हम बात करें तो अभी तक केवल और केवल इसकी 5 मीटिंग्स हमें देखने के लिए मिली हैं। चलिए अब हमने एक यहाँ पर शब्द को डिस्कस किया है विच इज़ दी ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। देखिए ब्लू रिवॉल्यूशन नीली क्रांति के नाम से हम जिसे जानते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है इंडिया की, यहाँ पर उसको फुल पोटेंशियल के साथ हमारे वाटर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। विजन बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना है फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को लेके, साथ ही बायो सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल
कंसर्न को ध्यान में रखते हुए। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, नई टेक्नोलॉजीज़ को का यहाँ पर इनपुट करना और इसके साथ जो हमारी फिशिंग एक्टिविटीज़ हैं उसको बढ़ाना, फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी यहाँ पर क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पर करना, जिसके अंदर जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमारे फार्मर्स भी पीछे नहीं रहना चाहिए। सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। चलिए बात करते हैं सनशाइन प्रोजेक्ट्स को लेकर। रिसेंटली इंटरिम बजट स्पीच में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनवील किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्लान टू पावर 1 करोड़ हाउस होल्ड इन इंडिया थ्रू रूफटॉप सोलर पैनल ऑफरिंग सिग्निफिकेंट सेविंग। हाउस होल्ड की बात करें विद मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बिलो 300 यूनिट, दे विल बी एलिजिबल फॉर मिड साइज सिस्टम, दैट मीन्स 1 to 2 किलोवाट्स की यहाँ पर बात की जा रही है, जहां पर गवर्नमेंट यहाँ पर बाकी का एक्सपेंस कवर करेगी। सब्सिडीज़ की बात करें रूफटॉप सोलर सिस्टम को लेकर तो ये इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है 40 से 60% तक, और इसके लिए जो फाइनेंस है वो प्राइवेट डेवलपर्स की मदद ली जाएगी। साथ ही पावर मिनिस्ट्री यहाँ पर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की सहायता से ये इंश्योर करेगी कि एक रिलायबल सर्विसेज के थ्रू रूफटॉप्स को यहाँ पर लगाया जा सके। ये जो इनिशिएटिव है इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमें मैक्सिमम लोगों के जो घर हैं, प्रत्येक हाउस होल्ड की अगर हम बात करें तो इनके पास एक रूफ टॉप बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सब्सिडी को बढ़ा दिया गया है कि भाई आप लगाइए और गवर्नमेंट इस पर 60% तक की सब्सिडी आपको प्रोवाइड करेगी। सो ऐसे हाउस होल्ड जिनका मंथली कंजम्पशन 300 यूनिट है उनको इसके अंतर्गत एलिजिबल माना गया है। साथ ही अगर हम बात करें तो लगभग 80 से 85% जो लोग हैं वो केवल 100 से 120 यूनिट प्रति मंथ ही यहाँ पर कंज्यूम कर पाते हैं। दैट मीन्स अगर मैक्सिमम लोग यहाँ पर सोलर इनिशिएटिव का इस्तेमाल करेंगे तो उनको सब्सिडी भी मिलेगी और साथ ही बहुत सारे बेनिफिट भी देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए अगर हम बात करें कि इंडिया के सोलर पावर टारगेट्स किस तरीके से हैं, क्या हमने सेट किया हुआ है, तो 2015 में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक एम्बिशियस टारगेट यहाँ पर सेट किया गया था कि देखिए भारत 100 गीगावाट सोलर पावर इस्टेब्लिश कर देगा इंडिया में बाय 2022, ताकि हमारा जितना भी जो हम ग्रीन हाउस गैसेज या दूसरे ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर हैं उस निर्भरता को ख़त्म कर सकें। सो दैट अब देखिए फ़ायदे क्या हैं, ग्रीन हाउस एमिशन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन यहाँ पर कम होगा। दैट मीन्स भारत का जो कंट्रीब्यूशन है, भारत का जो कमिटमेंट है नेट ज़ीरो एमिशन को लेकर, वो भी यहाँ फुलफिल हो जाएगा। और अगर हम इसी सिनेरियो में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 40 गीगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम को बनाने की बात की जा रही थी। हालांकि पिछले साल के अंत तक अगर हम बात करें तो टोटल सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो आपको कंट्री में देखने मिलेगी विच इज़ ओनली 73.3 गीगावाट विद ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर कंट्रीब्यूशन ओनली फॉर 11 गीगावाट। तो दोनों जगह अभी हम हमारे टारगेट से बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं, मतलब हमारा जो माइल्ड स्टोन था उससे हम बहुत ज़्यादा पीछे देखने के लिए मिलेंगे। प्रॉब्लम क्या थी, हम क्यों इसको कंप्लीट नहीं कर पाए? देखिए सबसे पहले तो हमारा पैंडेमिक जिसने पूरी की पूरी जो ग्रोथ है उसको यहाँ पर रोक दिया। इनफैक्ट अगर हम कोविड की अकेली बात नहीं करें तभी भी लोगों का एक जो रुझान है सोलर पावर्स को लेकर, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को लेकर, वो कोई खास हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हालांकि नए टारगेट के हिसाब से ये जो सोलर सिस्टम है अब इसको शेड्यूल कर दिया गया है और पूरा का पूरा टारगेट अब 2026 तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में विच इज़ द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन दी उत्तराखंड असेंबली सेशन। देखिए उत्तराखंड असेंबली ने यहाँ पर पास करने की मतलब पूरी की पूरी तैयारी कर ली है कि वो स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को लेकर आएंगे अपकमिंग 4 डे सेशंस इन दी February। अब देखिए उत्तराखंड में आपको पता है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का यहाँ पर बहुत शुरू से डिसीजन था कि जैसे ही हम यहाँ पर जीतेंगे हम यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आएंगे और इसी को लेकर बहुत सारी मीटिंग की गई। 2-2.5 लाख से ज़्यादा सजेशन गवर्नमेंट ने यहाँ पर कंडक्ट करवाए, पब्लिक मीटिंग की गई स्टेट में ताकि पूरी की पूरी पॉलिसी को ड्राफ्ट किया जा सके और इसको लेकर लगभग 20 महीने से भी ज़्यादा का समय देखने के लिए मिला।
ऑब्जेक्टिव क्या है समझिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिज़ाइन किया गया है ताकि एक स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ लॉज यहाँ पर स्टेट में लेकर आए जा सके, जिसके अंदर जो बहुत सारे पर्सनल लॉज हैं, रिलीजन लॉज हैं, उन सभी को एक साथ एक साइड रखते हुए एक यूनिफॉर्मिटी हमें देखने के लिए मिले, जैसे मैरिजेस, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सारे लॉज को लेकर। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 44 इसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि स्टेट हैज़ द राइट कि वो इस तरीके के डिसीजन ले सकें। हालांकि कोई लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, ये प्रिंसिपल्स यहाँ पर स्टेट को केवल और केवल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण गोवा हम सभी के पास है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, आर्टिकल 44 यहाँ पर बोलता है स्टेट टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हालांकि ये यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, ये एक तरीके का सजेशन हमें देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके से मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में एम्फसाइज किया गया था कि एक बैलेंस हमारे पास होना चाहिए बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके तहत एक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में इसको काउंट किया जाता है। वहीं इंक्लूजन अगर हमें यूसीसी का देखने के लिए मिलेगा तो ये पिछले कुछ सालों से अगर आप देखेंगे लगातार डिबेट का पार्ट है, जहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का बोलना है कि देखिए माइनॉरिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। इंडिया देखिए एक सेक्युलर कंट्री है, ऐसे में यूसीसी लाना अपने आप में डाइवर्सिटी को हमारी खतरा है, क्योंकि हम बोलते हैं भारत में बहुत सारी आपको चीज़ें रिलीजियसनेस देखने के लिए मिलेगी। ओके, अब देखिए, अगर हम रिलीजियस एस्पेक्ट से ऊपर हट के देखें तो बहुत सारी चीज़ें यूसीसी के ये जो बिल है उत्तराखंड में जो प्रस्तुत किया जा रहा है, इससे बहुत सारी आपको सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस भी देखने मिलेंगे। जैसे जेंडर इक्वालिटी आ जाएगी, महिलाओं पुरुषों को एक समान ट्रीट किया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल प्रैक्टिसेस, जैसे ये बहुत सारे ऐसे जो कंसर्न हैं जिनको यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं के द्वारा रिवोक किए गए थे, जैसे पॉलीगैमी, इद्दत विच इज़ द मैंडेटरी वेटिंग पीरियड आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज, या फिर ट्रिपल तलाक। हालांकि ट्रिपल तलाक तो अब अनवैलिड हो गया, बट स्टिल इन सभी को यहाँ पर एड्रेस किया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें तो इक्वल प्रॉपर्टी शेयर, मैक्सिमम अगर हम देखें तो हिंदू प्रॉपर्टी लॉज में तो इस तरीके की नियम है, लेकिन जब हम मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ड्राफ्ट जो प्रपोजल है ये यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा है कि आप इक्वल प्रॉपर्टी शेयर दीजिए मुस्लिम वुमेन को भी, जो कि आज की डेट में मुस्लिम पर्सनल लॉ में हमें देखने के लिए नहीं मिलता। केवल और केवल एग्जिस्टिंग 25% शेयर ही यहाँ पर दिया जाता है। मैरिज एज की बात करें तो जहाँ पर दूसरे एंटिसिपेट अगर हम एजेस की बात करें तो मिनिमम एज को यहाँ पर बढ़ाए जाने की बात की जा रही है फ्रॉम 18 to 21 ईयर्स फॉर द विमेंस। साथ ही बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट, जैसे डाइवोर्स की बात की जाए, मैरिज रजिस्ट्रेशन, अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड, या जितने भी सोशल सिक्योरिटी रिफॉर्म्स हैं, जैसे एजिंग पेरेंट्स को लेकर क्या नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, किस तरीके से वो किसके ऊपर लागू होंगे, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या यहाँ पर सरकार का विचार है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर चीज़ें यहाँ पर क्रिएट की गई हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, जोसो पोलो कोचिनो वर्सेस मारिया लूजिया वेलेंटिना पेरेलिया केस 2019 गोवा में आप देखेंगे एक शाइनिंग एग्जाम्पल है, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहां पर रिगार्डलेस एनी रिलीजन एनी कम्युनिटी यहां पर लागू कर दिया गया था। दैट मीन्स वी कैन से कि कहीं ना कहीं एक तरीके का सक्सेस हमें देखने के लिए मिल सकता है विद दिस पर्टिकुलर केस। चलिए, चूंकि हमने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। वन इज सस्टेनेबल एंड प्रिसीजन फार्मिंग प्रैक्टिस, और दूसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को लेकर। सो व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन दी वेबसाइट लिंक गिवन बिलो। साथ ही अगर आपको डीएनआर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, या आप कोई भी सवाल का जवाब यहाँ पर मुझसे लेना चाहते हैं, तो आप मुझे pragyaPandey@rawsacademy.in पर भी मेल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। प्लीज फॉलो अस on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.